नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अजमेर के चौहानों में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सोमेश्वर तक। और आगे हमको पढ़ना है पृथ्वीराज तृतीय से। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगले शासक है हमारे अजमेर के चौहानों में, और वो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। और इनका शासनकाल है 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी। ठीक है, क्योंकि अजमेर के चौहानों में अगर प्रश्न बनता है या तो बिसल देव से बनता है या फिर बनता है पृथ्वीराज से। तो पृथ्वीराज के बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो इनकी कुछ सामान्य जानकारियां हैं, उनको साथ साथ में लिखते रहें कि इनके पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी के संरक्षण में इन्होंने शासन किया था। 11 वर्ष की उम्र में ये शासक बने थे। तो इनकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया किसने? इनकी माता ने। संरक्षिका, तो इनकी संरक्षिका भी है पृथ्वीराज की। इनके भाई है हरिराज। इनकी पत्नियां हैं, और 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी तो ये, और एक ये इच्छनी देवी। इच्छनी देवी कहाँ की राजकुमारी है? ये राजकुमारी है आबू की। आबू परमार राजकुमारी है, परमार राजकुमारी। ठीक है। और अगली है संयोगिता। संयोगिता संयोगिता कहाँ की राजकुमारी है? कन्नौज। और गहड़वालों की राजकुमारी, गहड़वाल वंश की है ना। इनका घोड़े का नाम है इनका नाट्यरंभा। नाट्यरंभा डांसर घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? नर्तक घोड़ा है। ठीक है। बात करें इनके दरबारी की। इनके दरबारी कवि कौन कौन से हैं? तो दरबारी कवि हैं, इनके दरबार में बहुत सारे कवि रहते थे। जनार्दन, वागीश्वर, विश्वरूप, आशाधर, विद्यापति, आशाधर है ना। पद्मनाभ, चंद्रबरदाई, जयानक भट्ट, तो ये इनके 8 दरबारी कवि हैं। इनके एक बार वापस देखेंगे। इनके पिता सोमेश्वर, इनकी माता कर्पूरी देवी जो इनकी संरक्षिका भी है।
भाई हरिराज है और दो पत्नियां हैं, इच्छनी देवी जो अबू की परमार राजकुमारी है और दूसरी है संयोगिता जो कन्नौज की गढ़वाल राजकुमारी है। घोड़ा इनका नाट्यरंभा है और नृतक घोड़ा है। किस प्रकार का घोड़ा है? नृतक घोड़ा। और इनके दरबारी कवि है जनार्दन, वागीश्वर, विश्वरूप, आशाधर, विद्यापति, पद्मनाभ, चंद्रबरदाई और जयानक भट्ट है। इस चंद्रबरदाई की एक प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ये जो चंद्रबरदाई है ये पृथ्वीराज के मित्र भी हैं और इनके दरबारी कवि भी हैं। यहाँ तक समझ में आया? मिटा दें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, अगर कोई पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर दिए जाएंगे। इनके सेनापति हैं, सेनापति। और सेनापति की बात करें तो सेनापति है इनके सेनापति कैमास, या इन्हें क्या कह देते हैं? कदम्बदास, कदम्बदास या कदमवास, कुछ भी कह देते हैं इनको, है ना। ये मंत्री है। कौन है? मंत्री है। मंत्री और प्रमुख सेनापति है। कौन? कदम्बवास या कैमास। ठीक है। अन्य मंत्री में है इनके खांडेराव, भुवनमल, और अगला है गोविंद राय। कहाँ के हैं ये? दिल्ली के। ठीक है। खांडेराव ये तराइन के दोनों युद्धों में सेनापति थे। कौन? खांडेराव। तो तराइन के दोनों युद्धों में सेनापति, दोनों युद्धों के सेनापति। तो तराइन में दोनों युद्धों में सेना का नेतृत्व किया है किसने? खांडेराव ने। बात करें इनके स्मारक की तो पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है कहाँ? तो पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है, और स्मारक बना हुआ है कहाँ? तो तारागढ़ में। कहाँ? तारागढ़ अजमेर में। तारागढ़ अजमेर। तो तारागढ़ अजमेर दुर्ग में इनकी क्या है? इनका स्मारक बना हुआ है। और इनकी समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि की बात करें तो इनकी समाधि बनी हुई है कहाँ? गजनी में। कहाँ? गजनी। और गजनी कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। ठीक है। इनकी उपाधियाँ हैं और इनकी दो प्रमुख उपाधियाँ हैं। उपाधि है इनकी, उपाधियों की बात करें तो उपाधियाँ हैं इनकी, दो प्रमुख उपाधियाँ हैं। पहली उपाधि है इनकी दल पंगुल, और दूसरी है राय पिथौरा। तो दो इनकी क्या होगी? प्रमुख उपाधियाँ होगी। आगे बात करें इनकी साम्राज्यवादी नीति क्या कहलाती है? तो इनकी साम्राज्यवादी नीति, तो साम्राज्यवादी नीति कहलाती है इनकी दिग्विजय नीति। तो साम्राज्यवादी नीति कहलाती है इनकी दिग्विजय नीति।
इन्होंने अजमेर में निर्माण करवाया है, और अजमेर में निर्माण कराया है, तो निर्माण क्या करवाया है? निर्माण करवाया है कला साहित्य विभाग, कला साहित्य विभाग, और कला साहित्य विभाग का निर्माण करवाया है। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया है किसको? तो अध्यक्ष बनाया है पद्मनाभ को, पद्मनाभ को। ठीक है, एक बार वापस देखेंगे कि इनके सेनापति कैमास या कदमवास जो इनके मंत्री हैं, और जब ये 11 वर्ष के थे, छोटी उम्र में थे, तो इनकी संरक्षिका के रूप में इनकी माता ने काम किया, कर्पूरी देवी ने। और कर्पूरी देवी का साथ दिया था, सहयोग किया था किसने? कैमास ने। तो कर्पूरी देवी ने कैमास की सहयोग से, कैमास की सहायता से अजमेर का शासन चलाया था, ये याद रखेंगे। ठीक है। अन्य सेनापति में खांडेराव, जो तराइन के दोनों युद्धों में क्या थे? सेनापति थे। भुवनमल और गोविंद राय, ये भी इनके अन्य सेनापति हैं। गोविंद राय दिल्ली के थे, क्यों? क्योंकि बाद में आपको पता है कि दिल्ली में शासन किसका? तोमर वंश का, अनंगपाल तोमर का। और अनंगपाल तोमर का अनंगपाल ये पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज का ननियाल है कहाँ? दिल्ली में। तो पृथ्वीराज के नाना लगते हैं कौन? अनंगपाल तोमर। तो अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं होने के कारण अनंगपाल तोमर ने उत्तराधिकारी घोषित किया किसको? पृथ्वीराज को। और एक सेनापति भेजा किसको? गोविंद राय को। तो गोविंद राय यहीं पृथ्वीराज की सेनापति के रूप में कार्य करता है। ठीक है। पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ है तारागढ़ अजमेर में, और इनकी समाधि है गजनी अफगानिस्तान में। और इनकी 2 उपाधियां हैं, दल पंगुल और राय पिथौरा। ये राय पिथौरा उपाधि किस कारण मिली इनको? तो दिल्ली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया, राय पिथौरा गढ़। तो राय पिथौरा दुर्ग का निर्माण करवाने के कारण इनको राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। तो पिथौरा, राय पिथौरा, पिथौरा दुर्ग बनवाने के कारण इनको क्या कहा जाता है? तो राय पिथौरा कहा जाता है। ठीक है। और इनकी साम्राज्यवादी नीति दिग्विजय नीति कहलाती है। और इन्होंने निर्माण करवाया अजमेर में कला साहित्य विभाग का, और इसका अध्यक्ष नियुक्त किया पद्मनाभ को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक बार वापस देखिए कि मुख्य सेनापति या मंत्री कैमास या कदमवास है, जिन्होंने सहयोग किया किसको? कर्पूरी देवी को। खांडेराव तराइन के दोनों युद्धों में सेनापति रहे। अन्य सेनापति भुवनमल, गोविंद राय जो दिल्ली से थे। ठीक है। पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ है तारागढ़ अजमेर में, और इनकी समाधि है गजनी अफगानिस्तान में। और इनकी उपाधि है दल पंगुल और राय पिथौरा। और इनकी साम्राज्यवादी नीति कहलाती है दिग्विजय नीति। और इन्होंने निर्माण करवाया अजमेर में कला साहित्य विभाग का, और इसका अध्यक्ष नियुक्त किया पद्मनाभ को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? वैसे मैंने कोई जानकारी छोड़ी नहीं है बीच में, अगर कोई छूट गया हो तो आप बता सकते हैं। एक इनका पुत्र भी है, अपन पुत्र को भूल गए थे। तो इनका पुत्र है, एक पुत्र का नाम है गोविंद राज, गोविंद राज। और किन का पुत्र है ये? पृथ्वीराज और इच्छनी देवी का। तो पृथ्वीराज और इच्छनी देवी का पुत्र है कौन? गोविंद राज। कंफ्यूज नहीं होना है, सेनापति कौन है? गोविंद राय, गोविंद राय। अगर राय लगा हो पीछे तो सेनापति है, और गोविंद राज लिखा हुआ है तो क्या है? राजकुमार है। तो ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं। ये तो इनके बारे में सामान्य जानकारी होगी। जब पृथ्वीराज शासक बने, तब ये शासक बने 11 वर्ष की उम्र में।
कितने वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में। अभी ये बहुत ही छोटे हैं और शासन करने की स्थिति में नहीं है, इसी कारण इनकी माता के संरक्षण में ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो इनकी माता है कर्पूरी देवी। तो कर्पूरी देवी की संरक्षण में, कर्पूरी देवी के संरक्षण में क्या करते हैं? पृथ्वीराज शासन करते हैं। और कर्पूरी देवी की इसमें सहायता की है, और सहायता की है किसने? तो सहायता की है कैमास ने। किसने की है? कैमास ने। कैमास इनका मंत्री है ना? कैमास या कदम्बदास। कदम्बदास। तो इस कैमास या कदम्बदास की सहायता से इन्होंने क्या किया है? शासन किया है। किसने? कर्पूरी देवी ने। ठीक है। ये जो कर्पूरी देवी है, ये कर्पूरी देवी राजस्थान की प्रथम महिला शासिका है। तो राजस्थान की प्रथम महिला शासिका। तो राजस्थान की प्रथम महिला शासिका कौन है, या राजस्थान की प्रथम हिंदू महिला शासिका कौन है? तो कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी। ठीक है। और कितनी शताब्दी की बात है? 12वीं शताब्दी की बात है। 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी में कर्पूरी देवी राजस्थान की प्रथम महिला शासिका है। तो भारत में महिला शासिका कौन है? तो भारत की बात करें, भारत की प्रथम महिला या हिंदू महिला शासिका तो कौन है? रानी दिद्दा। रानी दिद्दा। और कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। और कितनी शताब्दी की बात है? 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी। ठीक है। एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, उसी को भी लेके चलते हैं। तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, और महिला शासिका कौन है? तो महिला शासिका है रजिया सुल्ताना। रजिया फंस गई गुंडों में, तो रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान कब शासक बनती है? 1236 ईस्वी में, 13वीं शताब्दी की बात है। ठीक है। कितनी शताब्दी की बात है? 13वीं शताब्दी की। ठीक है। ये सामान्य प्रश्न हैं, पूछ लिए जाते हैं, याद रखेंगे। एक बार वापस देखिए कि पृथ्वीराज जब शासक बने, 11 वर्ष की उम्र में बने। अल्पवयस्क होने के कारण ये अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में शासन करते हैं। कर्पूरी देवी का सहयोग किया है कैमास और कदम्बदास ने। फिर कर्पूरी देवी राजस्थान की प्रथम महिला शासिका है। और भारत की प्रथम हिंदू महिला शासिका कौन है? रानी दिद्दा। और कश्मीर में शासन किया है इन्होंने, और 10वीं शताब्दी की बात है। फिर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्ताना, और 13वीं शताब्दी की बात है, 1236 ईस्वी की बात है। ठीक है। और रजिया सुल्तान कहाँ शासन करती है? दिल्ली पर। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है। अब देखिए, अब कैमास इनका फुल सपोर्ट कर रहा है कर्पूरी देवी का। ठीक है। फुल साथ दे रहा है। तो अब ये पृथ्वीराज लेकिन है तो अल्पवयस्क, छोटे हैं, इसी कारण बहुत सारे लोग क्या करते हैं? इनके खिलाफ विद्रोह करते हैं और राज्य को हथियाना चाहते हैं। तो इनके शासनकाल में प्रथम जो विद्रोह होता है, जैसे ही पृथ्वीराज शासक बनते हैं 1177 ईस्वी में, वैसे ही विद्रोह शुरू हो जाते हैं। और पहला विद्रोह किया है, तो पहला
विद्रोह किसने किया है? तो विद्रोह किया है पृथ्वीराज के चचेरे भाई ने। तो किसने किया है? पृथ्वीराज का चचेरा भाई कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन। और नागार्जुन का विद्रोह होता है कब? 1178 ईस्वी में। जैसे ही ये शासक बनते हैं, इसके अगले साल ही क्या कर देता है? विद्रोह शुरू कर देता है। और परिणाम स्वरूप एक युद्ध होता है, और युद्ध होता है परिणाम स्वरूप कौन सा? गुड़गांव हरियाणा का युद्ध। गुड़गांव हरियाणा का युद्ध। तो गुड़गांव हरियाणा का युद्ध होता है। और गुड़गांव हरियाणा का युद्ध किस किस के मध्य होता है? तो ये युद्ध होता है नागार्जुन और कैमास के मध्य। नागार्जुन और कैमास या कदमदास, ठीक, कैमास के मध्य क्या होता है? गुड़गांव हरियाणा का युद्ध होता है। क्योंकि देखो, पृथ्वीराज तो अभी छोटे हैं, तो सेना लेकर आक्रमण कर नहीं सकते, और ये भी अल्पवयस्क हैं, छोटे हैं, अपनी माता के संरक्षण में शासन कर रहे हैं। और इनका सपोर्ट कौन कर रहा है? कैमास। तो युद्ध लड़ने के लिए कौन जाएगा? कैमास। तो नागार्जुन और कैमास के मध्य गुड़गांव हरियाणा का युद्ध होता है 1178 ईस्वी में, जिसमें कैमास हत्या कर देता है किसकी? नागार्जुन की। और नागार्जुन के विद्रोह को क्या कर देता है? दबा देता है। कौन? कैमास। और इसमें विजय होती है किसकी? पृथ्वीराज की। तो ये याद रखेंगे। फिर इनके शासनकाल में दूसरा विद्रोह होता है, और दूसरा विद्रोह होता है भंडानक जाति का। भंडानक जाति विद्रोह। तो भंडानक जाति का विद्रोह होता है। और भंडानक जाति का विद्रोह कब होता है? यह विद्रोह होता है 1181 ईस्वी को। तो 1181 ईस्वी को भंडानक जाति का विद्रोह होता है। इसमें भी कैमास की सहायता से पृथ्वीराज क्या कर देता है? इस विद्रोह को भी दबा देता है। और इसमें भी विजय रहती है किसकी? पृथ्वीराज की। एक बार वापस देखेंगे, ठीक है। पृथ्वीराज 11 वर्ष की उम्र में शासक बने। इन्होंने अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में शासन किया, और कर्पूरी देवी का सहयोग किया है कैमास और कदमदास ने, ठीक है। और इनके समय प्रथम विद्रोह हुआ नागार्जुन का 1178 ईस्वी में। परिणाम स्वरूप गुड़गांव हरियाणा का युद्ध हुआ 1178 में, जिसमें विजय रही कैमास की, ठीक है। और कैमास ने हत्या कर दी नागार्जुन की। दूसरा विद्रोह होता है भंडानक जाति का विद्रोह 1181 ईस्वी में। इसमें भी विजय होती है किसकी? पृथ्वीराज की। यहाँ तक समझ में आया? मिटा दे। और इनके शासनकाल में महत्वपूर्ण विद्रोह होता है, और महत्वपूर्ण विद्रोह होता है महोबा का। कौन सा विद्रोह होता है? महोबा का। तो तीसरा विद्रोह कौन करता है? तो तीसरा विद्रोह करता है महोबा। इनका पड़ोसी राज्य है। तो महोबा, और महोबा कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में, ठीक है। तो महोबा का विद्रोह होता है। और ये कब होता है? 1182 ईस्वी को। 1182 ईस्वी को महोबा का विद्रोह होता है। होता क्या है समझो। महोबा के शासक हैं, और शासक कौन है? तो शासक है परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल का शासन है इस पर। और परमार्दी देव चंदेल के दो सेनापति है, मुख्य सेनापति है इनके, और दो सेनापति है, और सेनापति है आल्हा और उद्दल। कौन है? एक तो है आल्हा और एक है उद्दल। अब यहाँ तक समझ में आया कि महोबा का विद्रोह होता है 1182 ईस्वी में। महोबा कहाँ है? यूपी में। इनका महोबा का शासक है परमार्दी देव चंदेल, और इनके दो सेनापति हैं आल्हा और उद्दल। हुआ क्या कि दिल्ली और यहाँ है अजमेर,
ठीक है। एक बार क्या हुआ कि दिल्ली से पृथ्वीराज की घायल सेना कहाँ आ रही थी? अजमेर। तो दिल्ली से घायल सेना कहाँ आ रही थी? तो अजमेर आ रही थी। तो ये घायल सेना कहाँ आ रही है? अजमेर। तो घायल सेना अजमेर आ रही थी, और जब अजमेर आ रही थी तो बीच में रास्ता किसका पड़ता है? महोबा का। महोबा का राज्य पड़ता है। तो महोबा से जब ये होके आ रही थी, तब आला और उदल ने इन सेनाओं की कर दी हत्या। इनको रोक दिया और रोक कर इनके साथ युद्ध किया, और पहले से ही घायल थी और इनको मार दिया, सल्टा दिया। तो ये पता चलता है किसको? पृथ्वीराज को। और पृथ्वीराज आक्रमण करता है किस पर? महोबा पर। और महोबा पर आक्रमण कर इस प्रमार्दी देव चंदेल को क्या कर देता है? पराजित। तो प्रमार्दी देव चंदेल को क्या कर देता है? पराजित। और पराजित कर इस आला उदल की क्या कर देते हैं? हत्या। तो इनकी हत्या कर देते हैं कौन? पृथ्वीराज। एक बार वापस देखेंगे, ठीक है। महोबा का विद्रोह होता है 1182 ईस्वी में। शासक है यहाँ के परमार्दी देव चंदेल, और सेनापति है आला और उदल। जब दिल्ली से पृथ्वीराज की घायल सेना अजमेर आ रही थी, तब महोबा में आला और उदल ने इनकी घायल सेना पर आक्रमण किया और उनको मार दिया। ये पता चलता है किसको? पृथ्वीराज को। और पृथ्वीराज आक्रमण करता है किस पर? महोबा पर। और महोबा पर आक्रमण कर इस प्रमार्दी देव चंदेल को कर देते हैं पराजित, और इसमें आला और उदल की क्या कर देते हैं? हत्या। और हत्या कर और परमार्दी देव चंदेल को पराजित कर यहाँ पे प्रशासक नियुक्त कर देते हैं। और प्रशासक महोबा का प्रशासक किसे बनाते हैं? तो पुंजन राय को। पुंजन राय। ये पुंजन राय इनका ही एक सामंत है पृथ्वीराज का। तो पुंजन राय को यहाँ के क्या बना देते हैं? प्रशासक, ठीक है। और इस महोबा के युद्ध को एक और नाम से जाना जाता है, और जाना जाता है इस युद्ध को अन्य नाम, इस युद्ध का अन्य नाम है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध। अब तुमुल का अर्थ होता है रात्रि, क्योंकि पृथ्वीराज ने जब आक्रमण किया तब रात्रि हो चुकी थी, और रात्रि के समय आक्रमण किया। ये युद्ध जो महोबा का युद्ध है, ये रात्रि में लड़ा गया, इसी कारण इसे तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। चाहे नाम आ जाए कि तुमुल का युद्ध और महोबा का युद्ध, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों युद्ध एक ही हैं, क्योंकि रात्रि में लड़ा गया, इसी कारण इसे महोबा के युद्ध को ही तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार वापस देखिए। महोबा का युद्ध होता है, महोबा का विद्रोह होता है 1182 ईस्वी में, और शासक थे यहाँ के परमार्दी देव चंदेल, और दो सेनापति इनके आला और उदल। आला और उदल दिल्ली से अजमेर आ रही पृथ्वीराज की घायल सेना पर आक्रमण करते हैं, उन्हें पराजित कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं, जिसका पता चलता है पृथ्वीराज को। और पृथ्वीराज आक्रमण करता है 1182 ईस्वी में ही, और परमार्दी देव चंदेल को पराजित कर और आला और उदल की हत्या कर यहाँ पे प्रशासक नियुक्त करते हैं महोबा के, कौन? पुंजन राय को। और ये युद्ध, महोबा का युद्ध रात्रि में लड़ा गया, इसी कारण इसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। अब पृथ्वीराज की क्या कराएंगे? शादियाँ। क्या करवाएंगे? शादियाँ। अभी तो हमने इनकी पत्नियों के नाम लिखे हैं, इनके फेरे भी तो करवाने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो पहली इनकी पत्नी थी इच्छनी देवी, तो इच्छनी देवी से ही इनका क्या कराते हैं? विवाह करवाते हैं। तो अजमेर में शासन किसका है? पृथ्वीराज का, ठीक है। इनका पड़ोसी राज्य है आबू। आबू में कौन है? जैत्र सिंह परमार, ठीक है। और इनका पड़ोसी राज्य है गुजरात, और गुजरात में किसका शासन है?
भीमदेव का, भीमदेव सेकंड, ठीक है। याद करो इनके पिता के समय की बात, सोमेश्वर और जैत्र सिंह परमार और भीमदेव के मध्य आबू का युद्ध होता है 1177 ईस्वी में, याद है। तो उस आबू के युद्ध में भीमदेव हत्या कर देता है किसकी, सोमेश्वर की। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस बात को, है ना। जैत्र सिंह की एक पुत्री है और पुत्री है इच्छनी देवी, इच्छनी देवी। और जैत्र सिंह परमार आबू के युद्ध में भीम सिंह से हार गए थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि भीमदेव ने दबाव बनाया जैत्र सिंह पर, और दबाव बनाकर, क्योंकि इनके दबाव में है, ये जीते हुए हैं, ये हारे हुए हैं, तो इन पर दबाव है किसका, भीम सिंह का। और भीम सिंह शादी करना चाहता है किससे, इच्छनी देवी से। तो विवाह की इच्छा कौन रखता है, तो विवाह करना चाहता है कौन, विवाह करना चाहता है भीम सिंह, किससे, इच्छनी देवी से। लेकिन इच्छनी देवी प्रेम किससे करती है, पृथ्वीराज से, और पृथ्वीराज से शादी करना चाहती है। और पृथ्वीराज से शादी करना चाहती है तो ये रात को ट्रेन में बैठी और आबू वाली ट्रेन से कहाँ आ गई, डायरेक्ट अजमेर आ गई। और अजमेर में आई और पृथ्वीराज दरबार में बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पे आई और रोने धोने लग गई, वही लड़कियों वाले नाटक, रोने धोने लगी। और यहाँ पे जब पृथ्वीराज ने पूछा, दरबार लगा, दरबार में आए, इन्होंने बताया नहीं कि मैं आबू की राजकुमारी हूँ इच्छनी देवी, ऐसा नहीं बोला। इन्होंने आकर दरबार में बोला कि आपके आबू के युद्ध में भीमदेव सेकंड ने आपके पिताजी को मारा था, भड़काएगी उसको, है कि नहीं। भीमदेव को कैसे भी करके हटाना है तो भड़काएगी किसको, पृथ्वीराज को। तो पृथ्वीराज को भड़काया कि आपके पिता को मार दिया था किसने, आबू के युद्ध में भीमदेव सेकंड ने, और वो शादी करना चाहता है किससे, जैत्र सिंह की पुत्री इच्छनी देवी से। लेकिन इच्छनी देवी आपसे प्यार करती है, आपके साथ में संदेश भिजवाया है और आपसे ही शादी करना चाहती है, और आप उनसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो पृथ्वीराज बोलता है कि यार शादी करना चाहती है तो शादी करना चाहता है तो करने देना, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने तो देखा नहीं है, मैं तो प्रेम नहीं करता उससे, शादी करने दो। लेकिन इच्छनी देवी भड़काती है, रोने लग जाती है, कहती है कि वो तो नहीं तो मर जाएगी, वो है ऐसे नाटक शुरू कर दिए भैया। छोरे को क्या कर दिया, बहका दिया। और बहकाने के कारण फिर भीमदेव और पृथ्वीराज के मध्य युद्ध होता है एक, और युद्ध होता है नागौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, नागौर का युद्ध। और ये नागौर का युद्ध कब होता है, तो नागौर का युद्ध होता है 1184 ईस्वी को। कब होता है, 1184 ईस्वी को। और 1184 ईस्वी को नागौर का युद्ध किस किस के मध्य होता है, तो पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस किसके बीच, भीमदेव के मध्य, भीमदेव। और इस युद्ध में भीमदेव सेकंड को इस युद्ध में कौन पराजित कर देते हैं, पृथ्वीराज पराजित कर देते हैं। इनको क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। और फिर इच्छनी देवी से विवाह कौन कर लेते हैं, पृथ्वीराज। तो विवाह कर लिया है इच्छनी देवी से किसने, पृथ्वीराज ने। एक बार वापस देखेंगे, अजमेर में पृथ्वीराज का शासन है, आबू में जैत्र सिंह परमार का, और गुजरात में भीमदेव सेकंड का। भीमदेव सेकंड विवाह करना चाहता है इच्छनी देवी से, लेकिन इच्छनी देवी पसंद किसको करती है, पृथ्वीराज को, और इन्हीं से शादी करना चाहती है, जिसके कारण पृथ्वीराज और भीमदेव सेकंड के मध्य युद्ध होता है, नागौर का युद्ध 1184 ईस्वी में। और इस नागौर के युद्ध में पृथ्वीराज पराजित कर देते हैं भीमदेव सेकंड को, और भीमदेव सेकंड को पराजित कर इच्छनी देवी से विवाह कर लेते हैं पृथ्वीराज। तो यहाँ तक समझ में आया, मिटा दे, ओके। ये इच्छनी देवी से इनका क्या हो गया, विवाह।
अब इनकी दूसरी पत्नी कौन है? संयोगिता। अब संयोगिता से इनका क्या कराते हैं? विवाह।